बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात पे बात करेंगे। ईरान की जानिब से एक नया प्रपोजल अमरीकी सदर को भेजा गया, लेकिन अमरीकी सदर ने अदम एतमाद का इजहार किया। अमरीका कहता है कि उसके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, या तो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे या फिर नेवल ब्लॉकेट को जारी रखे और उसकी मईशत को तबाह किया जाए। इससे ईरान मुज़ाकरात के लिए बैठने पर मजबूर हो जाएगा। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि वो जीती हुई जंग मेज पर नहीं हारेंगे और कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिससे उनको नुकसान पहुंचे। क्या ये पोजीशन बरकरार रहेगी या दोनों के दरमियान सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में होगा? प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी स्टोरी पीटीआई के हवाले से शामिल करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि वो सोहेल अफरीदी के खिलाफ अदालत जाएंगे, सोहेल अफरीदी की हुकूमत को हटाने की कोशिश करेंगे। सोहेल अफरीदी की हुकूमत रहेगी या नहीं, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है चिमक गोइयाँ हैं और इस हवाले से डिस्कस भी पीटीआई के अंदर हो रहा है। पीटीआई की आपस की लड़ाई ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है और पीटीआई वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकी। 1000 दिन से ज़्यादा हो गए कि इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं। पीटीआई ने जलसे जुलूसों का जो है ऐलान किया है। क्या इन जलसे जुलूसों के ज़रिए वो कोई प्रेशर बना पाएंगे? इस पर बात करने के लिए शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रुजू करेंगे मुतलका फोरम से। क्या समझते हैं आप, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्यों सोहेल अफरीदी साहब के पीछे जो है लग ऐसा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ चुके हुए हैं? क्या वजह है? सोहेल अफरीदी साहब ने अपनी ये मुखालफत खुद क्रिएट की है? ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं, ये मीडिया ने इतना तसलसल से न कि सिर्फ मुझसे पूछा है, बल्कि उनके हवाले से तकरीबन हर चैनल पे गुफ्तगू हो रही है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी काविश थी कि भाई अदालत जाएं और उसकी हुकूमत जो है उसको चलता करें, अभी कुछ होने से पहले ही जो है मीडिया उसके लिए हमदर्दियां समेट रहा है। क्योंकि मुझे खुद महसूस हो रहा है कि अब सबकी नजरें इसी पे हैं कि ये आपने कहा जिस तरह इंट्रो में कि सभी उसको गिराने पे लगे हुए हैं। इस नैरेटिव के साथ तो ये पहले में इंडिकेट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि मेरे सोहेल अफरीदी साहब के साथ कुछ पर्सनल इश्यूज बन गए थे। आपको सुनाई दे रहा है ना? जी जी जी। वो आपको शायद इल्म होगा, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था। ये कुछ सियासी इंतकामी कार्रवाइयां उन्होंने शुरू की थी पार्टी के कुछ सीनियर क़यादत की मां पे, और इसमें जो है फंड्स मुंजमद हो गए, फैमिली मेंबर ट्रांसफर हो गए, और इसके अलावा वो जो चेयरमैन था, मैं एक पेट्रोल गैस का कमेटी का, उससे हटा दिया। तो ये इन सारी चीजों के बैकग्राउंड में मैं तो पर्सनल मरवत साहब फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या आप पर्सनल इश्यूज की वजह से जा रहे हैं या कोई आपका प्रिंसिपल स्टांस है इस हवाले से? नहीं, प्रिंसिपल स्टांस देखिए, उनको इमरान खान ने मुकर्रर किया था, और मैं अभी तक जो है अपने आप को पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल स्टांस तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं खान के फैसले के बरक्स एक प्रोपोजिशन जो खान की दी हुई है 2018 में, उसको जवाब बना के उनको उठाने जा रहा हूं। मेरा मुख्य बिल्कुल सीधा है कि भाई ये पर्सनल इश्यूज थे, और उन पर्सनल इश्यूज की वजह से मुझे ये सोचना पड़ा और ये अनाउंसमेंट करनी पड़ी। तो राइट नाउ कोई आपके दरमियान मफाहमत हो सकती है? कोई दरवाजे खुले हैं या बंद हो चुके हैं मफाहमत के? नहीं, सियासत में तो कोई रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ पुलों के नीचे गुजर गया। अब शायद हम वापसी का न सोचे, या वो ना सोचे, वो गवारा न करें। ये बात उस दिन से खराब होनी शुरू हुई जिस दिन वो सीएम हाउस के सामने धरने में मुझे देख के, जब मैं बैठा तो चले गए थे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुफाहमत जो है वो आ, इस वक्त मुमकिन है, जो खसूसन हफ्ते 10-15 दिन में। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम सोचें समझें, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में सोहेल अफरीदी साहब की हुकूमत जो है वो जा सकती है खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन मैं कोई सही तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि
अभी मैंने बारह याद किया है कि ये जो अलीमा खानम और सलमान अकबर राजा के माबेन जो जंग शुरू हुई, इससे कई और महाज खुल गए हैं। दूसरी तरफ जो है पार्टी क़यादत के बिल्कुल बरअक्स वर्कर्स ने जो है नियाज़ी साहब जो है अहमद खान नियाज़ी की क़यादत में एक कलम बुलंद कर दिया है, और वो चाहते हैं कि जी किसी भी सूरत में जो है हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए। अ, राजा साहब जो हैं वो अपनी मजबूती के लिए उन लोगों का सहारा ले रहे हैं जो खुद उन्होंने मोहरे बना के अलीमा खानम को दिए थे, और अलीमा खानम जो हैं वो अब बेदस्तूर वही अपनी पोजीशन जो है वो शायद अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा है उनको। तो ये एक महीने में जो पार्टी को जो जिस भूचाल ने दबोच लिया, इससे पार्टी जो है ना यकसर बिल्कुल जमीन बोस हो गई। और ये वो वक्त है जहां पे मेरा ख्याल है लोग बाहर से तमाशा देखेंगे कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तारीख में जिम्मेदार ठहराए जाएंगे खान के लिए कोई काज न शुरू करने की। ये जिम्मेदार ठहराए जाएंगे कि इन्होंने पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी को जो है जमीन बोस किया, गे- और ये इसके भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे कि उनको जो जिम्मेदारियां दी गई थी या जो जिम्मेदारियां उन्होंने खुद एरोगेट की थी, वो उन जिम्मेदारियों को निभा न सके, और उल्टा जो है अपने अक्ल व दानिश से मावरा और मुबर्रा फैसलों की बुनियाद पे और अपनी गिरोही और ज़ाती मफादात की वजह से उन्होंने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जो है सर अ, सर अब बात समझ आ गई आपकी। सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी साहब में भी कोई आपस में पड़ा हुआ है, और कहा जा रहा है कि सलमान अकरम राजा ने फिर उसके बाद ग्रुप लेफ्ट कर दिया कोर कमेटी का। बस वो धमकी तो दे जाता है कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन फिरदौस तमीम नकवी साहब भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुए नोटिफिकेशन, क्योंकि वो खुद कर नहीं सकता है। नकवी साहब जो है इंटरव्यू पर भी आ जाते थे मेरे खिलाफ बोलने के लिए। तो अच्छा है आजकल जो है मेरे लिए तो कर्मा वाली सूरत हाल है, हर तरफ से मेरे मुखालिफिन आपस में जो है एक दूसरे पे दबोचने के लिए जो है नंबरदाजमा है। सर ये जलसे जुलूस दोबारा शुरू कर रहे हैं, कोई इसका निकलेगा नतीजा, या फिर बस ये जलसे जुलूस कागजों तक रहेंगे? अगर चले जलसे जुलूस होते भी हैं बड़े तो कोई असर निकलेगा, क्या कहते हैं आप? लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये इनफरादी कोशिशें हैं चीफ मिनिस्टर की, कि वो चाहते हैं कि मोमेंटम जो है उसको हम बना सके। ये इस तरह मुमकिन नहीं है जब तक कि पार्टी इदारा फैसला न कर ले, और पार्टी जो है उसकी तमाम क़यादत ऑन बोर्ड होके कौम के सामने ना आ जाए। ये छोटे ये जलसे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में करने से या मुल्क के किसी और हिस्से में जाने से तहरीक नहीं बनेगी। तहरीक तब बनेगी जब अचकजई साहब, अलामा साहब, सुहेल अफरीदी साहब और जुनैद अकबर खान साहब और सलमान राजा और ये सारे जो हैं सब कौम के सामने बैठ के एक लाए अमल देंगे। इसके अलावा कोई दूसरी सूरत हाल जो है वर्केबल नहीं है। सर इसमें तो सलमान अकरम राजा की अगर बात की जाए, उसके कंपैरिजन में अगर महमूद खान अचकजई साहब के बयान देखें तो उनमें बड़ा फ़र्क नज़र आता है। और महमूद खान अचकजई साहब कहते हैं चूंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं, हम कोई बड़ी मूवमेंट इस वजह से लीड नहीं कर सके। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, और क्या वाकई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है वो कोई बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर सकती है, या फिर वो भी एक ऐसी जो है जमात है, या वो एक ऐसी तहरीक है जो महज नाम तक बहुत अच्छी लग रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में उसका इतना अमल दखल नहीं है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तो अपने अहदाफ हासिल कर चुकी है। अल्लामा साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर हो गए हैं, और अचकजई साहब नेशनल असेंबली में। इसके बाद जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में और क्या है? एक पीटीआई है। पीटीआई खुद इस काबिल है कि एक बड़े ही बेहतरीन मोमेंटम बना के एक इंतहाई अजीमुशान एक प्रोटेस्ट मार्च कर सकती है। लेकिन मसला ये है कि लीडरशिप एक तरफ पे अपनी सोशल मीडिया के हाथों जलील ख्वार होके अपने एतमाद को बैठे।
दूसरी तरफ वर्कर जो है नाउमीद का शिकार है। उनके पार्टी में जिस अंदाज से फैसले होते हैं, रोजाना गालम गलोच, रोजाना मीडिया पे इनके झगड़े, तो वर्कर हैरान और परेशान है कि ये कैसी क़यादत हमें मिली है। और यूं जो है जहां तक सलमान कमराजा साहब और चकधरी साहब के रास्तों का ताल्लुक है, ये तयन इन दोनों ने नहीं करना है, बल्कि ये तयन उन अवामिल ने और उन अहदाफ ने करना है सही। जिसके लिए इन्होंने स्ट्रेटेजी बनानी है। इनके जाती इख्तिलाफात फिर माना ही नहीं रखेंगे। मयूर साहब, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब और हुकूमत के बहुत सारे लोगों की आपस में नहीं बनती। एक कॉन्स्टिट्यूशन 1 का एवेन्यू था, उस पर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। आप समझते हैं कि जो आज सोहेल वढ़ाई साहब का जो कॉलम भी आया, आपने अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, जिसमें वो जमहूरियत और मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं कि जो जमहूरियत है वो बेहतरीन पर्दा है, बुरके में रहने देना चाहिए, आमरीत जो है या मार्शल लॉ जो है वो डायरेक्टली अगर आएगा तो मुल्क को नुकसान होगा, ये एकदम से बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? ये बातें सुहेल वड़ाई साहब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इख्तलाफात की बुनियादी वजह जो है वो 28वीं आईनी तरमीम है, जिसमें जो डिमांड है पीपल पार्टी और नून से, वो शायद वो पूरा न कर सके। दूसरी तरफ जो है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं दोनों पार्टियां, क्या अवामी डिमांड्स हैं वैसे पॉलिटिक्स। 28वीं तरमीम में क्या मांग रहे हैं? 28वीं आईनी तरमीम में इन पार्टियों से अपने मंशूर के उलट चीजें मांगी जा रही हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब में 3 और सूबों का क्याम, 3 सूबों का बलूचिस्तान में, 3 सूबों का सिंध में और 3 सूबों का केपी में क्याम, फाटा को अलहदा सूबा बनाना या फिर उसके मरकज के नीचे लाना। इसके अलावा जो है एनएफसी में शेयर जो है वो सूबों के गठाना, सूबे के कुछ महासिल जो है वो मरकज को देना। ये प्रोविंशियल अटानोमी जो 1973 के आईन का एक सोच है और उसकी सोच की आकाश है, वो बिल्कुल इससे मुनाफी। और 18वीं आईनी तरमीम जो है वो तो आदि वैसे ही उसकी रूह तड़प चुकी है 26वीं 27वीं आईनी तरमीम से, और बकाया जो है वो 28वीं में ठिकाने लग जाएगी। और ये तमाम तरामीमात अगर हो जाते हैं तो लगता ये है कि फिर ये मुल्क जो है ये सदारती निज़ाम की तरफ जाएगा, और ये सारी वर्किंग जो है शायद इसी पे हो रही है। तो आप समझते हैं ये कि ये पार्टियां नहीं मानेंगी, वो जो एक सफ़ा है वो फट जाएगा, और ऐसे हालात में 28वीं आईनी तरमीम जो है वो जिस तरह से 26वीं 27वीं हुई है उस तरह से हो जाएगी? मेरा ख्याल है 28वीं तरमीम में बहुत सारी चीजें फॉरगो करनी होगी। ये नहीं हो सकता है कि इनसे वो ये पार्टियां हर वो बात मान लें। और आपको बता दूं कि मौजूदा वक्त में सियासी जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो कमजोर तरीन हुकूमत है, और कमजोर तरीन सियासत जो है वो आजकल इस मुमलिकत फतदाद पाकिस्तान में हो रही है। और इसकी बुनियादी वजह है सियासतदानों का एक दूसरे पे हमलावर होना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, जिस तरह आजकल पीटीआई को कहा जा रहा है, या पीटीआई नून और पीपल पार्टी को कह रही है। तो बाकी सुहेल वड़ाई की ये बात बड़ी पति की है, पर्दा रहने देना चाहिए। जिस दिन पर्दा उठ गया ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी इंतहाई बुरा होगा, पाकिस्तान के लिए भी। और फिर जो है इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है कि ये दूसरा निज़ाम जो है वो 1 साल भी चल सके। इसमें एक और चीज़ हमें बताएं कि पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से खामोश है। ये इतना बड़ा डिप्लोमेटिक एपिसोड हुआ, जरदारी साहब जो है वो सिंध चले गए, इंटीरियर सिंध के दौरे करते रहे, उसमें पीपल्स पार्टी की इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है, ना बिलावल भुट्टो जरदारी हमें मुतहरिक नजर आए। क्या बात है, ऐसा क्या है पीछे जो पीपल्स पार्टी इतनी खामोश है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि नेहरू का इशू भी है इसमें, तो वो, और अभी तक बदस्तूर ये मुतालबा है, तो लिहाजा पीपल पार्टी की तो सिंध में क़यादत जो है वो मफतूह हो जाएगी। पार्टियों के पास कुछ और रह नहीं जाएगा, इस चीज़ का इदराक नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि उतना ही उनसे लेना चाहिए जितनी ये अपनी इस कसम पुरसी की हालत में दे सकते हैं।
वरना ये पर्दा रहने दिया जाए, और जब तक ये पर्दा रहेगा तो मेरा ख्याल है कि चीजें अच्छी चलेंगी। मोहसिन नकवी साहब के इख्तलाफात अगर हैं, और वैसे मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी बहैसियत ही इंसान तो बड़ा बना के रखने की कोशिश करता है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन वन एवेन्यू का जो एपिसोड है ना, असल में तो ये हकीकत है कि ये बड़े बड़े पावरफुल लोगों की जगह है, और ये सीडीए लॉस के मनाफी बना था। इसको अगर कानून है पाकिस्तान में कोई, या कानून की हुक्मरानी हो तो फिर इसको गिरना चाहिए। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है अगर हम कानून की बात करें। ठीक। हाँ, अलबत्ता हमेशा हर हुकूमत ने एक लिवरेज दिया है इस प्रोजेक्ट को। अब एक चीज कानून में ये भी है कि क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन, कि जो हो गया सो हो गया, और अभी सुप्रीम कोर्ट का फोरम रहता है तो वो भी अवेल करना होगा। सही। माजी में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक फेवरेबल जजमेंट भी साकिब निसार की बेंच ने दी थी, और शायद उस बुनियाद पर भी चले, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट करने की जाएगा ये कोशिश केस तो फिर जो है इसके हकाइक भी सामने आ जाएंगे कि किस हद तक क्या लीगैलिटी है, चूँकि क्लेमेंट्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने तो राइटफुली पैसे अदा किए हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये जो सारा केस है इस पर डिपेंड करता है कि सीडीए की जानिब से जो अप्रूवल दिया गया वो गलत दिया गया, इसी वजह से इसकी लीज कैंसिल हो गया। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मदद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाउ वी विल टॉक अबाउट अमेरिका एंड ईरान। एक स्टेलमेट की पोजीशन जो है बरकरार है। ये किस तरह से इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का नेक्स्ट दौर होगा, इस्लामाबाद आइंदा आने वाले हफ्ते में क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, क्योंकि शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है अगले हफ्ते में कोई ना कोई दोबारा सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की बातें हों। ईरान ने एक नया प्रपोजल नाज़रीन भेजा है, अमेरिका ने उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है, लेकिन इसके बावजूद दोनों के दरमियान टेलीफोनिकली वाया पाकिस्तान गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नेवल ब्लॉकेट भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद है, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब, दिफाई तज्जिया कार हैं, हमें ज्वाइन किया नगमाना हाशमी साहिबा ने, सीनियर सिफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का, बड़ा एक्सपीरियंस है आप दोनों का। तो एक्सपीरियंस के हवाले से ही सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, राइट नाउ जो स्टेलमेट की पोजीशन है वो कब तक बरकरार रह सकती है, एंड व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ट्रम्प टूवर्ड्स टू चाइना, आप समझते हैं 15 मई से पहले कोई ना कोई बर्फ पिघलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में जो इस चीज़ का अंदाज़ा हम बुनियादी तौर पर ट्रंप की बातों से ही लगा सकते हैं, और आपको वैसे तो आप पता है ट्रंप एज ए कंपल्सिव लायर, एक करेक्टरलेस प्रेसिडेंट है। दुनिया का पूरी का बदकिस्मती है अमेरिका के लिए, जैसे शायद वो प्रेसिडेंट रखना, बार वो प्रेसिडेंट है। अभी वो फ्लोरिडा गया वीकेंड पे, और फ्लोरिडा जाने से पहले उसने साउथ वो वेस्ट अपना व्हाइट हाउस के जो लॉन में जो उसने बातचीत की है जो रिपोर्टर से, तो उससे तो कोई चीज़ें जो है वो बड़ी अजीब व गरीब सी सामने आती हैं, क्योंकि एक तो उसको सेंटकॉम ने ब्रीफिंग दी थी कोई जुमेरात थर्सडे को मेरा ख्याल, तो उससे रिपोर्टर्स ने पूछा कि जो ब्रीफिंग में क्या हुआ, उसने कहा उन्होंने कुछ एडिशनल ऑप्शन दिए हैं इस ये जो सीज है जो उन्होंने सेंटकॉम ने किया उसको बढ़ाने के लिए, और हम उससे वी आर गेटिंग रिजल्ट आउट ऑफ इट। दूसरा उसने कहा कि जी मेरे पास दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि आई शुड ब्लास्ट ईरान विद मैक्सिमम फोर्स एंड किल एवरी वन ऑफ देम इन दैट कंट्री। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं जो है वो एक कोई सीज फायर पे जाऊं, या कोई सीज फायर को एक्सटेंड करूं, या मसले को हल करूं। तो पहली ऑप्शन तो मैं ह्यूमैनिटी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो दूसरी ऑप्शन जो है वो अभी तक एनफोर्स है। और इसका मतलब है कि जितनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है, जिसमें हम कह रहे हैं ईरान ने एक प्रपोजल भेजी और अभी ईरान ने 14 पॉइंट और भेजे हैं, तो उसके हिसाब से तो पहली प्रपोजल पे मार्को रूबियो ने ये कह दिया था कि जी हमें कबूल नहीं है। अभी भी उसे जाते जाते फ्लोरिडा जाते हुए यही कहा कि जी उन्होंने भेजी हैं लेकिन वो मुझे कुछ पसंद नहीं आई है। अब इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज बावजूद इसके उससे पूछा गया, उसने एक 60 डे का जो एक कदगन है कि the American president has to go to Congress to seek approval for the war,
उसके ऊपर उसने कह दिया कि जी हमने तो 7 अप्रैल को जो है वो सीज फायर कर दिया था, तो इसलिए अभी तो सीज फायर है। उसने एक लेटर भी लिखा है स्पीकर को कि जी अभी तो सीज फायर है, तो मुझे परमिशन के लिए जाने की जरूरत ही नहीं। बाकी आपको पता है कि एक शख्स जो हारने के बाद कैपिटल हिल पे हमला कर सकता है, वो तो बदमाशी के रिजॉर्ट होता है ना, अगर आप किसी के ऊपर इस तरह हमला करें। तो अभी भी वो वही उसी किस्म की टैक्टिक्स के ऊपर उतरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को उसने पहले निगेट किया, अब वो कांग्रेस के अंदर भी वही सेम एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं। नगमाना साहबा, आप क्या समझती हैं? तकरीबन 50% से ज़्यादा जो ऑयल है वो डिपेंड करता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, चाइना का, और चाइना डायरेक्टली इससे इम्पैक्ट हो रहा है। नेवल ब्लॉकेट है, चूंकि कब तक ये नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा, और चाइना क्या अल्टरनेट रूट्स की तरफ जाएगा, यूएस को प्रेशराइज करेगा, इस विजिट को देखेगा, क्या करेगा चाइना, इस पर्टिकुलरली चाइनीज लेंस से अगर हम बात करें तो? देखिए, चाइनीज लेंस से अगर बात करें तो चाइना ने तो अपनी पोजीशन काफी क्लियर की हुई है। जंग शुरू होने से पहले उन्होंने पहले भी यही कहा था कि इस जंग से सारी दुनिया डिसरप्ट होगी और ये इस जंग में नहीं जाना चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए इसको हल करना चाहिए। खैर, वो आप जंग में चले गए तो उस वक्त भी देखें कि चीन से तो जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं उस पे उन्होंने कंसिस्टेंटली यही पहले तो कहा है कि जी बुटवारी का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें और डिप्लोमेसी को चांस दें, और ये जंग मत करें। और कॉन्स्टेंटली उन्होंने कहा कि मजीद इसको एस्केलेट ना करें और सीज फायर की तरफ जाएं। खैर, वो इवेंचुअली सीज फायर तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो उसकी वायलेशंस हुई तो आप देखें कि चीन के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद आपने देखा कि उनके डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो कभी भी नहीं बात करते इस तरह, बट उनका भी बयान आया कि जी अगर हमारी एक भी शिप पे कोई एक खराश भी आई तो फिर वी विल टेक केयर ऑफ इट इन अ मैनर जो बहुत सख्त होगा। और इसी तरह प्रेसिडेंट शी की भी 2 दफा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई हैं कि जी ये जंग बंदी होनी चाहिए, एंड और ये ट्रम्प के विजिट से पहले मामलात हल करके फिर वो तशरीफ लाए। अभी परसों का भी बयान है प्रेसिडेंट शी का बहुत स्ट्रॉन्ग कि अगर ये कोई एग्रीमेंट किए बगैर और जंग बंदी किए बगैर अगर आए तो आबनाए हुर्मुज जो है वो टॉप एजेंडा पे होगी इन टॉक्स का। सो इन ऑर्डर टू मेक दीज टॉक्स सक्सेसफुल, जो ट्रम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा तो ये ख्याल अच्छा, है अब ये इसी पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जाहिर बात है यूएस ने ये टूर बहुत पहले से प्लान किया हुआ था, और इस लेवल पे एंगेजमेंट के डोनाल्ड ट्रंप खुद जाके शी जिनपिंग से मिलें और उधर का टूर करें, या फिर उसको वहाँ पे जो बायलैटरल टॉक्स हों उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडाज होंगे जो कि उनकी इकॉनमी से रिलेटेड होंगे, यूएस और अमेरिका जो स्ट्रैटेजिक गेन्स हैं उससे रिलेटेड होंगे। तो क्या वो चाहेंगे कि ऐसे मौके पर एक ऐसा इशू जो कि ऑलरेडी टेबल पर नहीं था लेकिन अब उसे डिस्कस करना पड़ जाएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि ये जो है डिस्कस हो, क्योंकि शी जिनपिंग की तरफ से तो वाजे कर दिया गया है? देखिए, आपको अगर याद हो तो ये जो विजिट है ये पहले अप्रैल में होना था, लेकिन वो पहले ही मार्च में शायद होना था, तो वो पहले ही इसकी जंग की वजह से वो पोस्टपोन एक दफा हो चुका है। और अगर ये जंग बंदी नहीं हुई तो बाकी जो मसाइल हैं वो उन सबको, और जो बाकी जो एजेंडा के इश्यूज हैं वो ये ईरान की जंग का एजेंडा जो है वो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाएगा और सबको ओवरशैडो करेगा। तो आई थिंक ये ना इस वक्त चीन और अमेरिका के हक में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज में है। और अब तो आपने देखा है कि हर फील्ड में चाइना ने अमेरिका को ओवरटेक कर लिया है, और उनका जितना उधार देना है चीनियों का उसकी जो रीएडजस्टमेंट होती है वो अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स ऑलरेडी निकालने शुरू कर दिए हैं, फ्रांस ने भी निकालने शुरू कर दिए। दीज आर मेजर इश्यूज। तो अगर ट्रम्प चाहते हैं कि ये मेजर इश्यूज रिजॉल्व हों, फ्रांस ने अपना सारा गोल्ड निकाल दिया है अमेरिका से, तो ये
तो मामलात उसी वक्त डिस्कस होंगे जब पहले ये जो एक अर्जेंट मसला थोप दिया गया है पूरी वो दुनिया जो पे। है एड्रेस हो। जी ठीक है नगमाना साहिबा, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। आप क्या समझते हैं 50,000 सोल्जर्स जो हैं वो नेटो में अमेरिका के जो थे नेटो ममालिक में, उनको विदड्रॉ किया गया है और यूएस ने बड़ा क्लियर सिग्नल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने स्पेन के हवाले से तो खसूसी बात की कि उन्होंने तो जिस तरह से बिहेव किया है इन अ वेरी बैड मैनर, उनकी जानिब से कहा गया। तो आप ये समझते हैं कि जो नेटो ममालिक से यूएस के ताल्लुकात हैं, जिस पे राइट नाउ अभी अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या ये आइंदा आने वाले दिनों में ख़राब होते ही नज़र आ रहे हैं? ये ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। लेकिन ना जब उसने कहा कि जी आप मेरे साथ आए अपने हुमस खुलवाने के लिए, तो क्या कहा यूरोपियंस ने कि जी हम नहीं आते हैं, योर वॉर। और फिर बल्कि सेव किस तरह से बल्कि उसके साथ साथ आपने देखा कि यूरोपियन ममालिक ने, फ्रांस ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कोई 30, 40, 35 मुल्कों की, जिसमें उन्होंने कहा था हम अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। वो सारे नेटो के मेंबरान थे। तो नेटो तो एक अब डिटैच हो चुकी है तमाम खाते से। और साफ ज़ाहिर है अमेरिकन ने भी कहा कि जी हम नेटो बिलीव नहीं करते। तो नेटो के अंदर अमेरिका ने, जैसे आपने कहा, अपने सिपाही विड्रॉ कर रहे हैं। तो नेटो का तो मेरा ख्याल है वजूद जो है वो एज ए नेटो, वैसे भी वो वारसा पैक्ट कंट्री खत्म हो गए हैं। उनकी वारसा पैक्ट की अपोजिशन में नेटो बनाई गई थी, नेटो के अपोजिशन में वारसा पैक्ट की कंट्रीज बनाए गए थे। अब वो भी खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि नेटो भी आज इस तरह डाइल्यूट हो जाएगी। फिलहाल जब तक यूक्रेन की जंग जारी है, उसके लिए फंडिंग नेटो कंट्रीज कर रहे हैं। तो ये अपनी जगह पे एज ए सिम्बॉलिकली मौजूद रहे, क्योंकि नेटो कंट्रीज जितना कंट्रीब्यूट करते हैं यूक्रेन की जंग में, वो पैसा सारा जो है वो अमेरिका के पास जाता है। इस दफा भी अमेरिका ने कोई 3, 4, 700 से 800 मिलियन डॉलर हैं जो नेटो कंट्रीज ने दिए, मिलियन डॉलर जो नेटो कंट्रीज ने दिए थे यूक्रेन की वॉर के लिए, वो उन्होंने उसको रीडायरेक्ट कर लिया था टुवर्ड्स द गाजा वॉर। और वहां पे ये जो ईरान वॉर की तरफ रीडायरेक्ट करके उन्होंने वो अपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को दे दिए थे। तो वो भी चीटिंग की अमेरिका ने उनके साथ। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि नेटो अब कोई वेरी वायबल ऑप्शन आने दिनों में रहेगी। और अमेरिका ने तो साहब आपको पता है कह दिया है, और जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने फौजी विड्रॉ कर लिए हैं, तो फिर तो नेटो का स्टेटस एज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली, एकदम नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डाइल्यूट होता जाएगा आने वाले दिनों में। और उसकी वजह से वो अल्टरनेटिव कोई हो सकता है, कोई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे ऑकस बन रहा है, या अभी देखिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो सिस्टम जनरेट हो रहा है वो है ब्रिक्स का, जो चाइना हेड इसको हेड कर रहा है। और उसमें चाइना ने कहा कि जी हम हर मुल्क को ये इख्तियार देंगे कि अपनी करेंसी में वो अपना कारोबार करे। अभी रूस ने कि कल रशिया की स्टेटमेंट है कि आइंदा से हम डॉलर में नहीं बल्कि युआन में तेल का काम करें। तो युआन की जिस तरह रेलेवेंस बढ़ती जाएगी, वो जो साफ जाहिर है युआन अगर बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली पेट्रो डॉलर का हिट करेगा। शायद इतनी जल्दी वो बहुत सीरियसली हिट ना कर सके, लेकिन ग्रेजुअली अगर वो हुआ तो पेट्रो डॉलर तो अमेरिका की लाइफलाइन है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मतलब युआन जो है पेट्रो डॉलर की जगह ले लेगा। लेकिन क्या इसमें जो गल्फ ममालिक हैं वो किरदार अपना अदा करेंगे? क्योंकि ईरान तो चाहता है, लेकिन जाहिर बात है मैक्सिमम ममालिक से जो तेल आता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ज़रिए, वो वहाँ पे उन्होंने सऊदीज़ ने पेट्रो डॉलर को जो है एक्सेप्ट किया था और उन्होंने कहा था कि तेल की सारी तिजारत जो है डॉलर्स में होगी। नगमाना साहिबा, आप क्या समझती हैं कि राइट नाउ चाइना में जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी हम बात करते हैं कि पोस्ट वॉर अगर हम जीसीसी ममालिक का फ्यूचर देखें या फिर मिडल ईस्ट को खसूसन देखें, तो आपको लगता है कि चाइना में वो कैपेसिटी भी मौजूद है कि वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ एक ऐसा शिफ्ट चला जाए जिसमें जो है एक रूल ऑफ लॉ दोबारा से हो सके? क्योंकि हम तो देख रहे हैं यूएन तो रिडंडेंट हो गया है, यहाँ पे अपनी मनमानी चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। तो क्या हम इस तरफ मूव ऑन करेंगे? देखिए, मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ तो दुनिया जा ही रही है और उस चाइना उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि उनका अपना एक फलसफा है कि जी ये दुनिया इज बिग इनफ और यहाँ हर कोई जो है अपनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने एम्बिशंस के हिसाब से करे। देयर इज नो नीड टू डिस्टर्ब द अदर।
आप कंपटीशन करें लेकिन आप कॉन्सेंट्रेशन न करें एंड लेट एवरीबडी सर्वाइव कोऑपरेशन के थ्रू। जहां तक कैपेसिटी की बात है तो जी बिल्कुल अब तो उसका स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लाउड इतना ज्यादा है कि वो बिल्कुल एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड बन के उभरेगा, बल्कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पोल। लेकिन उसके साथ साथ वो कभी भी नहीं ये चाहते कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बने। वो कहते हैं हर कोई अपनी स्पीड से डेवलप करे। और हमेशा वो मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, और इसीलिए आप ने अगर डिबेट को फॉलो किया हो तो यूएन की जो रिफॉर्म्स है उसमें हमारी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है चीन के साथ, और वो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज का प्रपोजल है वो सारा ये है यही कि इसकी रिफॉर्म की जाए, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली और सबकी इकट्ठा, ताकि इसको दोबारा फाल बनाया जाए यूएन को। क्योंकि हम भी मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करते हैं, बाकी मुमालिक ब्रिक्स के मुमालिक भी मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इंडिया का थोड़ा सा है कि उसका अभी भी बहुत ज्यादा हेजेमोनिस्टिक एटीट्यूड है, बट अदर कंट्रीज तो चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उनको मजबूत किया जाए। तो आई थिंक अगर चीन उभर के निकलता है तो वो जरूर चाहेगा कि ये यूएन की जो रिफॉर्म्स हैं वो स्पीड अप हो, जहां जहां डेडलॉक है खत्म हो, और ये एक फाल इदारा बन के, रिफॉर्म्ड इदारा बन के और इफेक्टिवली सामने आए। गजनफर साहब, आप क्या समझते हैं न्यूक्लियर का जो मेन मसला है राइट नाउ? अमेरिका बार बार बात करता है कि विदाउट न्यूक्लियर डील हम टेबल पे आपके साथ नहीं बैठेंगे, आप न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते, एनरिच यूरेनियम का आपको खात्मा करना होगा। ईरान कहता है कि हम सर सेकंड फेज में बात करेंगे, बात करने को हम तैयार हैं, लेकिन पहले नेवल ब्लॉकेट हटे, अब नए हुर्मस खोलेंगे हम, फिर बात करते हैं। जाहिर बात है ये भी एक ऐसा इशू है जिस पे बात करनी चाहिए। When we particularly talk about the nuclear issue, आप क्या समझते हैं ईरानी साइड से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या कुछ होगा? ईरानियों ने तो कहा, ईरान की साइड से आया कि जी हम अपने कोर इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और न्यूक्लियर का जो एनरिच यूरेनियम की जो पोजीशन है वो उनका कोर इंटरेस्ट है। अभी खबरें ही आ रही हैं बहुत जगह से, ये जो रिटर्न में तो नहीं लेकिन लोग बात करते हैं कि लास्ट टाइम जब 4+1 एग्रीमेंट हुआ था तो डिस्क्रीटली ईरान ने जो एनरिच यूरेनियम था वो रशिया को दे दिया था, और रशिया ने उसके बदले उनको प्योर यूरेनियम 3 टाइम सप्लाई कर दिया था। अभी मेरा ख्याल अब्बास इराक़ी साहब जो गए थे रशिया, और उसके बाद रशिया की स्टेटमेंट भी आई थी कि जी हम चाहते हैं कि हो सकता है उन्होंने उनसे बात की हो कि इस दफ़ा भी हम अगर अमेरिका कोई ऑफर करे तो वुड इट बी एक्सेप्टेबल टू यू। अब बात यह है कि उसको तल्फ करना, और वो एकदम ये तो नहीं है 440.9 kg जो है वो एकदम एक सिस्टम में वो ख़त्म हो जाए। वो उसके लिए तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि उससे कोई रेडिएशन ना हो और वो सेफ तरीके से उसको किया जा सके। एक तो ये चीज़ है, तो वो ईरान उसके लिए ऑप्शंस सोचा होगा, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि जिसको हम फोरगो नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो अमेरिका की डिमांड ये है कि जी आप न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर ही अपनी किताब से निकाल दें, तो ये तो हो नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। कि न्यूक्लियर फिजिक्स सिर्फ बम बनाने के लिए थोड़ा इस्तेमाल होती है, वो तो बहुत सारे इंसानियत के कामों में इस्तेमाल होती है। हाउ कैन यू टेल ए कंट्री कि ये आप इसको, तो वो बड़ी इरेशनल डिमांड, इलॉजिकल डिमांड है अमेरिका की, स्टूपिड डिमांड है मैं कहूँगा, बल्कि इलॉजिकल भी नहीं, इट इज ए स्टूपिड डिमांड। और वो स्टूपिड लोगों के जरिए ही आ सकती है, क्योंकि जैसे ट्रम्प जैसे लोगों के जरिए ही इस किस्म की डिमांड आ सकती है। क्योंकि इससे पहले जो बाइडन ने जो मायदा किया था, उन्होंने ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको आईएईए के इंस्पेक्शन के अंडर कर दिया था, और आईएईए के कोई काफी इंस्पेक्टर थे जो उनकी न्यूक्लियर साइट पे पोस्ट होते थे। आजकल तो वैसे भी आपको पता है वर्चुअल जमाना है, आप कैमरे लगा दें, आप सिस्टम लगा दें, आप मिनट टू मिनट डेवलपमेंट जो है उनको अगर आपने माहिदा करना है। लेकिन अगर आपने कहना है कि अगर आपने यही कहना है कि ये दूध तो सफेद नहीं है काला है, तो फिर उस पर तो माहिदा नहीं हो सकता। तो आई डोंट थिंक तो ईरान हर चीज को, ईरान विल नॉट, ये मैं आपको मेरी रीडिंग है कि ईरान सबजुगेशन के अंदर कोई माहिदा नहीं करेगा। ईरान डिफीटेड माहिदा कोई नहीं करेगा, जैसे ट्रम्प जैसा चाह रहे हैं, जैसे आदमी चाहता है। जी नगमाना साहब, लास्टली आपसे कमेंट लूंगा, एस्केलेशन और सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन या पैक्ट, आप क्या देखती हैं?
I think second round of negotiation. और इसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, चूंकि फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई, दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती 4 से 6 हफ्ते जो हैं वो अब मज़ीद आबनाए हुरमुज़ बन रहे, बिकॉज उसका इम्पैक्ट बहुत सवेर है। तो फिर अगर नहीं होता, इम्पैक्ट कोई नहीं होता, तो फिर क्या हम देखेंगे दुनिया का मुस्तकबिल? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये जैसे सुन रहे हैं कि शायद नेक्स्ट वीक 10 डेज में कोई सेकंड राउंड हो जाए, तो आई थिंक उसमें एक ब्रॉड फ्रेमवर्क, तो अगर डिटेल्ड एग्रीमेंट ना भी हो तो ब्रॉड फ्रेमवर्क हो सकता है कि जी ये चीजें हम एग्री करते हैं, इनको तो साइड पे करें और बाकी चीजों के ऊपर फिर विल कंटिन्यू टू टॉक, बट फिर वो कुछ फेस सेविंग करके उसको खोल दें, ब्लॉकेट को भी और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी, तो चीजें थोड़ी सी कुछ सैंक्शंस हटा दें, कुछ हो जाए तो चीजें तो आगे चल सकती हैं। बट आई थिंक कि ये अगले हफ्ते 10 दिन में ये भी मुमकिन है कि कोई फाइनल एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि ये कोई आज से तो बात नहीं हो रही है, तो बहुत अरसे से इन मामलात पे और इन कंडीशंस पे बात चल रही हो रही है। और अब तो बहुत ही डिटेल्ड देखे ना, पहले टेलीफोनिकली भी काफी ज्यादा राब्ते हो रहे हैं, बहुत सारी जो है डिमांड्स भी इंटरचेंज हो चुकी हैं। उसमें भी यही डिमांड्स थी। उसके बाद आपका ओमान वाला सिस्टम था, अब हमारा सिस्टम जो है वो मीडिएशन का चल रहा है, तो बहुत सारी बातें काफी क्लियर है। जस्ट मैटर आपका अगर विल है कि आपने एग्रीमेंट करना है तो एक राउंड में ये हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान का। नाज़रीन, देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि ईरान चाहता है कि वो नेगोशिएशन टेबल पे हारे ना। दूसरी जानिब अमेरिका कहता है कि वो ऐसी डील चाहता है जो वो क्लेम कर सके कि ओबामा से बेटर डील थी। फ़िलहाल के लिए इतने ही। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे